गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम आज उसके अंदर आने वाले टॉपिक जो है अभिवृद्धि में विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका हम लोग अर्थ, परिभाषा, प्रवृत्ति, सिद्धांत, कारक, विशेषता, प्रभावित करने वाले एवं शैक्षिक महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि अभिवृद्धि में विकास होता क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बालक के विकास की प्रक्रिया माना के गर्भ से आरंभ हो जाती है, अर्थात बालक की विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तो प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलते रहती है। विकास की प्रत्येक अपनी अलग अलग अवस्थाएं होती है, अपनी दशाएं एवं दिशाएं होती है। शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि में विकास का बड़ा महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के विकास में विभिन्न पक्ष रखे हैं, जैसे कि संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक, मानसिक परिवर्तन कराता है, जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास के लिए प्रशिक्षण, अनुदेशन, निरंतर अभ्यास का सुनियोजन किया जा सकता है। आप इतना भी लिख सकते हैं या नीचे तक भी जा सकते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अब अर्थ को। यहाँ पे तो अर्थ देखिए, यहाँ पे लिखा है कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। क्या? कोशिकाओं के गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाएगी। फ्रैंक के अनुसार कहा गया है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। सामान्यतः 2 लाइन और देख लेते हैं हम लोग। ये व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। गर्भ धारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिवृद्धि कहलाते हैं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आपको अगर नोट डाउन करना होगा तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, या अगर नीचे तक आपको लिखना होगा तो आप अपने से पढ़ लेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं विकास का अर्थ। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे विकास का अर्थ क्या है। जैसे हमने अभिवृद्धि का अर्थ जाना, ठीक उसी प्रकार तो यहाँ आइए, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। यानी संपूर्ण जो आकृति आपका है, आपका जो ढांचा है, उसमें विकास ही परिवर्तन जो होता है। फिर देखिए कारक, वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धि के संगठन है। क्या है? एक संगठन, एक समूह है, उसी को विकास कहा जाता है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के लिए पैर में वृद्धि, धड़ में वृद्धि अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास ही कहलाता है। देखिए जितना वृद्धि आपका होगा वह क्या कहलाएगा? विकास ही कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि विकास से शारीरिक क्षमता में परिवर्तन होता है। विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बता दें, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको मेन पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका दिमाग में जाए और आराम से आप उसे लिख सकते हैं। हरलॉक के अनुसार देखिए क्या कहा गया। हरलॉक के अनुसार कहा गया विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट करती है। तो आप यहाँ पे देख लिए, हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। फिर टॉयलर देखिए क्या कह रहे हैं। टॉयलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। अब यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसका अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए वृद्धि में विकास की अंतर जो है निम्नलिखित है। पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। यह क्या है? जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु में लगभग रुक जाती है। जबकि विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक
व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास कभी भी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। फिर तीसरा देखिए आपका कह रहा है अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक सामाजिक परिपक्वता से है। इसका संबंध देखिए शारीरिक और मानसिक दोनों से है। और विकास वातावरण से संबंधित होता है, माहौल से संबंधित होता है। फिर देखिए कह रहा है 4 नंबर में कि मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। उसके बाद चौथा नंबर देखिए कह रहा है यह मात्रात्मक पहलू का नहीं बल्कि गुणात्मक और स्वरूप के परिवर्तनों का संकेत देता है। 5वां नंबर में देखिए अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। बात सही है, नहीं होता। उसके बाद आते हैं हम लोग विकास की दर सीमा के अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। आपका फिर देखिए 6 नंबर का रहा है कि अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। या फिर देखिए जबकि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है मात्र। फिर देखिए 7 नंबर क्या रहा है कि अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं, जबकि कार्य एवं व्यवहार में परिष्कार कर संकेत देने वाले होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत ही कठिन होता है। आपके पास फिर 8 नंबर कह रहा है कि अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा, एक पहलू है, जबकि विकास एक व्यापक परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी समाविष्ट करता है। जीवधारी के आंतरिक स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं का अपने में समाविष्ट करता है। 9 नंबर देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये अंतर देख रहे हैं। अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों के उत्तरोत्तर बढ़ रही अंगों को इंगिकृत करता है। देखिए फिर ये क्या है आपका जो है सही है बहुयामी प्रक्रिया, जिसमें नवीन क्षमताओं का विकास को प्रकट करने का एक प्रक्रिया एवं माध्यम है। तो हम लोगों ने अंतर को देखने का प्रयास किया। आइए अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे अभिवृद्धि में विकास की परिभाषाएं। देखिए मेरेडिथ के अनुसार क्या कहा गया, आप पीछे में देखे होंगे तो पीछे की जो हमने बताने का प्रयास किया उसमें भी आपको परिभाषा बताया गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार के वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास विभेदीकरण के अर्थ में करते हैं। फिर हर लोग कह रहे हैं कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, परंतु इसमें प्रौढ़ावस्था, लक्ष्य की ओर परिवर्तन, प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। फ्रैंक के अनुसार तो आपने पीछे भी देखा, यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ये आप 3 को इसमें लिख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो आइए अब हम देखने का प्रयास करते हैं अभिवृद्धि तथा विकास की प्रवृत्ति। तो अभिवृद्धि तथा विकास की प्रकृति में हम लोग आते हैं। वृद्धि और विकास में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अभिवृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसका संबंध सिर्फ आकार व वजन बढ़ने से होता है। आकार बढ़ने से शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के अंगों का आकार बढ़ता है। वृद्धि वर्षायु पर निर्भर होती है। इसके अतिरिक्त इसके आधार पर बालक की आयु का पता लगाया जा सकता है। जैसे जैसे बालक की वृद्धि होती रहती है, उसकी विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि होती रहती है। वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक रुक जाती है। बात सही है। तो हम लोग प्रवृत्ति को देख लिया। उसके बाद आते हैं विकास की विशेषताएं एवं प्रकृति। विकास के निम्नलिखित प्रकृति हैं। पहले देखते हैं विकास की आशय परिपक्वता परिवर्तन से है। विकास प्रगतिगामी होता है। विकास परिपक्वता तथा अनुभव का परिणाम है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास की अवधि में होने वाले परिवर्तन में समन्वय पाया जाता है। 5 टॉपिक आप लिख सकते हैं। अब सिद्धांत पे आते हैं हम लोग। सिद्धांत देखिए विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में ये आप पढ़ सकते हैं या निम्नलिखित इसके सिद्धांत है, जो टोटल 11 सिद्धांत है। पहला निरंतरता का सिद्धांत, उसके बाद है परिपक्वता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत है, और उसके बाद आपका जो है विकास क्रम का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत है, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत है, एकाकीकरण का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत है, वंशानुक्रम, वातावरण के अंतः क्रिया का सिद्धांत है। आप ये देख पा रहे होंगे। अब वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा
टाइम लेते हैं सिद्धांत को विस्तृत विश्लेषण करने में, तो फिर मेरा वीडियो जो है इसे लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप जो है इस वीडियो को पॉज करेंगे और ये सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है इसका? शैक्षिक महत्व भी निम्नलिखित सिद्धांत पे ही विस्तृत किया गया है। तो पहला हम देखने का प्रयास करेंगे, विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती। बात सही है भाई। अतः व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर सभी बालक से जैसे विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। यदि बालक से अधिक की अपेक्षा की जाएगी तो उसमें अपूर्णता की भावना आ जाएगी। बात सही है। इसके बढ़िया से विश्लेषण कर लेंगे। आप यहाँ पे फिर देखेंगे विकास के सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में बड़े सहायक होते हैं। ये भी सही है। पाठ्यक्रम का प्रकार बनाया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रकार भी बड़ा होना चाहिए। फिर देखिए, विकास के सिद्धांत के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक का विकास सामान्य रूप से हो रहा है या नहीं। इसका भी जानकारी शिक्षक को जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहा 4 नंबर में, विकास किस प्रकार होता है इसका ज्ञान से अभिभावक या अध्यापक यह निर्धारित कर सकेंगे कि बालक के विकास के लिए कब अधिक और कब कम प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार का ज्ञान बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण होना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग 4 टाइप देख लिए। 5th टाइप में देखिए क्या कर रहा है 5th नंबर में, कि विकास अंतः संबद्धता ज्ञान को अंतः संबंधित तरीके से प्रस्तुत करने का एक संकेत देती है। ये देख लिए, वंशानुकरण के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मिलकर बालक के विकास जो है उत्तरदायी होता है, कोई एक नहीं होता। तो वंशानुकरण भी डिपेंड पड़ता है विकास में। अब कारण देखिए, कारण में देखिए इसका परिपक्वता हो जाएगा, मैच्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अधिगम, सीखने के लिए आपके पास सीखने का भी उसमें आपका होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए। आप देख लेंगे, थोड़ा सा आराम से देख लेंगे। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो आइए यहाँ पे आप अब देख लेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अनुवांशिक कारक आपका हो जाएगा। अनुवांशिक कारण तो हो ही सकता है भाई। उसके बाद शारीरिक कारक संरचना, अगर आप सही ढंग का आपका शारीरिक संरचना नहीं है तो विकास को प्रभावित करेगा। लिंग विभेद, लिंग भी आपको प्रभावित करेगा। लिंग भी जो है सो आपका विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। जैसे कि कहा जाए, लिंग भेद का प्रभाव जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों के अपेक्षा शीघ्र होता है। लड़की जो है इस लड़कों के अपेक्षा जल्दी बढ़ जाती है और वे शीघ्र परिपक्वता की ओर हो जाती है, यानी युवा हो जाती है। बालकों का मानसिक विकास बालकों के अपेक्षा शीघ्र होता है। बात सही है, लिंग के अनुसार। अब देख रहे हैं संवेगात्मक विकास को देख लेंगे। बुद्धि भी यही है, बुद्धि को अभी देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, क्या कि ज़्यादा बोलने के बाद या समझाने के बाद जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे। फिर वंश या प्रजाति देख लेंगे। वंश प्रजाति के अनुसार भी होता है, आंतरिक संरचना के अनुसार भी होता है, और वातावरण, वातावरण तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई विकास में। अगर वातावरण सही ना रहा तो आपका विकास बाधित हो सकता है। तो आप देख लिए, ये इसकी टॉपिक थी। आप यहाँ तक लिख लेंगे, वातावरण तक लिखेंगे। वातावरण में देखिए फिर 1 टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या है, जीवन के आवश्यक सुविधाएं। उसके बाद समाज की संस्कृति भी इम्पोर्टेंट होती है, और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी होती है। रोग चोट के कारण भी विकास बाधित होता है, और विद्यालय का अच्छा माहौल ना रहेगा तो भी आपका विकास बाधित होगा। तो ये हम आपको वृद्धि विकास के सिद्धांत के कंप्लीट टॉपिक, विकास के सिद्धांत, विशेषता, कारक, शैक्षिक महत्व, अर्थ, परिभाषा सभी को बताने का प्रयास किया। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसी तरह मोटिवेशन हमें देते रहेंगे, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।